द कहानीबाज। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानीबाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है बनारस टॉकीज और इस कहानी को लिखा है सत्यव्यास जी ने। अब तक बनारस टॉकीज के 6 एपिसोड्स आ चुके हैं और आज 7वां एपिसोड होने जा रहा है। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। पूरे 5 घंटे क्लास करने के बाद जिस्म और जहन दोनों साथ देना बंद कर देते हैं। तब तो यह और भी मुश्किल हो जाता है जब आपको दोस्तों के बगैर अकेले क्लास करनी पड़े और उनकी प्रॉक्सी भी मारनी पड़े। मेरा मन तो वैसे भी पढ़ाई से ज़्यादा मड़वाड़ी में था, इसीलिए मुझे कुछ ज़्यादा ही बोरियत हो रही थी। क्लास खत्म होते ही शिखा से फ़ोन पर बात करने को कहकर मैं जल्दी से हॉस्टल आ गया। कमरे में घुसने पर नज़ारा माकूल नहीं लगा। जबरधन मेरे बेड पर चादर ओढ़े सोया हुआ था एवं मीन की 2 टिकिया उसके सिरहाने रखी हुई थी। दूसरे बिस्तर पर दादा अपना सिर पकड़े बैठा हुआ था। कैसी रही तुम लोगों की जांच पड़ताल? मैंने कमरे में घुसते ही पूछा। ताना मार रहे हो क्या? दादा ने बिना सिर उठाए कहा। ताना नहीं, प्रॉक्सी मार रहे हैं। अच्छा छोड़ो ये सब मुंह पिलाई और बताओ क्या हुआ आज? मैंने चादर खींचते हुए कहा। वहां का हाल देखे तब से मूड खराब है, दादा ने कहा। और वो लड़की दिखी थी? मैंने पूछा। हाँ, लाइन में खड़ी थी जैसे जानवर को हाँक कर खड़ा किया गया हो। और जानता है उनको कहते क्या है? बकरी। पता है, बंगाली औरत को माँ कहने का चलन है। माँ, जैसे दुर्गा माँ, काली माँ, मासी माँ, दीदी माँ। और वही इंसान उसी औरत को क्या कहता है? बकरी। छी, घिन आती है कभी कभी अपने आप से भी। साला इंसान भी कितना गिर जाता है। दादा ने धीमी आवाज में कहा। अबे उस कागज पर उसके घर का नंबर तो था, उसके घर फोन कर दो, घर वाले आकर अपना काम करेंगे। मुझे अचानक याद आया, किए थे वहां भी। उधर से जवाब आया कि उनकी कोई बेटी नहीं है और फोन पटक दिया। दादा ने कहा। मतलब घर वालों ने रिश्ता तोड़ लिया लगता है, मैंने कहा। ऐसा ही लगता है भाई। जब घर वालों को ही फिक्र नहीं है तो हम लोग क्यों फटे में टांग घुसाएं? वैसे भी पढ़ाई करने आए हैं और वो तो हो ही नहीं रही है, मैंने कहा। पढ़ाई नहीं हो रहा है तो यही हो जाए, जबरधन ने उठते हुए कहा। देख भाई, हम लोग क्यों बेकार में झंझट में फंसे, मैंने कहा। अगर ये बेकार है तो बेकार ही सही यार, किसी की लड़की है। और वैसे भी हम अगर देखे नहीं होते तो शायद छोड़ भी देते, पर अब नहीं, अब नहीं छोड़ सकते हैं उसको वहां पर, जबरदन ने कहा। तो गए क्यों थे? हम तो मना किए थे ना, मैंने कहा। अरे मती मारा गया था, दिमाग खराब हो गया। और कुछ सुनना चाहता है? जबरदन ने चिल्लाते हुए कहा। जबरदन की आवाज इतनी तेज हो गई थी कि बाहर के लोगों को लगा कि लड़ाई हो गई है। ऊंची आवाज सुनकर नवेंदु जी और उनके साथ साथ रोशन भी कमरे में आ गए। क्या हो गया भाई? आवाज बाहर तक जा रही है, नवेंदु जी ने कमरे में घुसते ही कहा। देखिए ना नवेंदु जी, मड़वाड़ी में कोई लड़की फंसी है और भाई लोग उसको छुड़ाने की बात कर रहे हैं। बताइए, ये हम लोग का काम है, मैंने नवेंदु जी से कहा। लीजिए, हम तो यही बताने आए थे। रोशन भाई के रूम में भी यही टॉपिक गर्म था। बिरला हॉस्टल का कोई लड़का गया था वहां पर। वो रोशन भाई का दोस्त है, देखकर आया है लड़की को। नाम उसका रिंपा बता रहा था। लड़की की हालत ठीक नहीं है, जल्द ही उसको वहां से निकालना होगा। हम और दादा अभी एक एनजीओ से बात करके ही आ रहे हैं, नवेंदु जी ने बताया। एनजीओ? एनजीओ से क्या बात करना है?
रोशन ने चिहुकते हुए कहा, जैसे उसे यह बात पसंद ना आई हो। देखिए, अकेले उस लड़की को वहां से निकाल पाना तो मुमकिन नहीं है। नवेंदु जी ने अभी बात पूरी भी नहीं की थी कि मैंने बीच में ही कहा, यही तो हम कह रहे हैं। सालों से वहां धंधा चल रहा है, कोई फिल्म नहीं है कि वहां से एक लड़की को निकाल लिया जाए। मैंने अपनी बात रखी। नहीं नहीं, फिल्म में भी वहां से निकल पाना असंभव है। महानदी फिल्म में कमल हसन की बेटी। नवेंदु जी अभी मुद्दा भटका ही रहे थे कि जयवर्धन ने बीच में टोका, नवेंदु जी, गाड़ी पटरी से उतर के खेत में जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, नवेंदु जी संभल गए और फिर कहा, मतलब अकेली लड़की को तो वहां से निकाला नहीं जा सकता है। बिटिया नाम का एक एनजीओ है जो उस एरिया में सेक्स वर्कर्स के बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। उस एनजीओ और पुलिस की सहायता से वहां रेड की जा सकती है। वहां के लोग समझेंगे कि पुलिस की रेड है। जितनी भी लड़कियां बचाई जा सके सबको एनजीओ की बस में लाकर बिठाना है। एनजीओ वाले वहां पर बोलबम का बैनर लगी हुई 2 बस खड़ी रखेंगे। सारी लड़कियों को बिना मौका गंवाए इस बस में भरना है और उनके कुछ समझने से पहले ही निकल चलना है। इसी तरीके से उस लड़की को भी निकाला जा सकता है। नवेंदु जी ने कहा, तो एनजीओ की मदद से क्यों? आप इतने लोग हैं, खुद भी तो कर सकते हैं। रोशन ने खिंचते हुए कहा, रोशन भाई, एनजीओ वाले वहां आते जाते रहते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए घुसना आसान हो जाएगा। नवेंदु जी ने कहा, नहीं, मुझे यह बात ठीक नहीं लगी। सारी मेहनत किसी और की हो और नाम हो एक एनजीओ का। रोशन ने चिढ़ते हुए कहा, भाई, हमें नाम वाम नहीं कमाना, यह एनजीओ को ही मुबारक। हमारा मकसद उस लड़की को बचाना है, बस। दादा ने दृढ़ता से कहा, मेरे भाई, वो उन लोगों का एरिया है, क्या जरूरत है इस पचड़े में पड़ने की? मैंने कहा, उन लोगों का मतलब? रोशन ने अजीब लहजे में पूछा। उन लोगों का मतलब क्रिमिनल्स का। दादा ने बात संभालते हुए कहा, क्रिमिनल एरिया है, इसीलिए तो पुलिस को भी शामिल कर रहे हैं। ये पूरा मामला इस एनजीओ का रहेगा और हम लोग बस वॉलंटियर्स रहेंगे और इस तरह उस लड़की को बचा भी सकते हैं। देखिए, मैं फिर कहता हूं, इसे आप लोगों को खुद ही करना चाहिए। अपनी मेहनत का फल किसी एनजीओ को क्यों खाने दे? रोशन ने नवेंदु जी की ओर देखते हुए कहा, आप लोग का क्या मतलब? क्या आप साथ नहीं हैं? जयवर्धन ने पूछा। नहीं, मुझे तो आज ही कानपुर निकलना है, रोशन ने कहा। ओ, खाए के मार ना नहाए के तड़के। जब आप साथ ही नहीं हैं तो ज्ञान क्या बांट रहे हैं? हम लोग जैसे कर रहे हैं करने दीजिए। हमें आपकी ज्ञान की नहीं, साथ की जरूरत है, जयवर्धन ने कहा। रोशन की इच्छा तो पहले ही नहीं थी और जयवर्धन के ताने ने उसे और भी कारण दे दिया। वह तमतमाकर उठा और कमरे से बाहर निकल गया। नवेंदु जी उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, मगर दादा ने उन्हें हाथ खींचकर बैठा लिया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद नवेंदु जी ने ही कहा, इसको क्या हो गया? अभी तक तो ठीक था, कह रहा था कि दादा और उसके दोस्त बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अचानक एनजीओ का नाम सुन के उखड़ गया। अरे, कोनो एनजीओ वाला उसका खेत कोड़ दिया होगा। जयवर्धन ने अपने स्वभाव के मुताबिक द्विअर्थी बात की। बात का अर्थ समझकर सब हंस ही रहे थे कि मैंने अपनी शंका जाहिर की। पुलिस के पचड़े में क्यों पड़ना भाई? क्या हम पुलिस के बिना? मैंने अभी बात पूरी भी नहीं की थी कि दादा बीच में बोल पड़ा, अरे लॉ 2nd ईयर में आ गया, इतना छोटा सा बात नहीं समझ पा रहा है कि इस काम में लड़कियों को जबरदस्ती भी बस में डालना पड़ सकता है, जो कि गलत होगा और कल को हम पर ही विमेन ट्रैफिकिंग का चार्ज लग जाएगा। इसीलिए पुलिस को साथ लेना जरूरी है। अब पुलिस हमारी मदद तभी करेगी जब ये एनजीओ वाले हमारे साथ रहेंगे। लेकिन मैंने कहा, बात बिगाड़े 3 अगर मगर, लेकिन इसको समझाने की जरूरत भी नहीं है दादा। हम समझ गए हैं कि हॉस्टल के सारे लड़कों की टोली वहां जाकर रेड करेगी। पुलिस और एनजीओ वाले वहां मौजूद रहेंगे। हम लोग रेड करेंगे और उनको लगेगा कि पुलिस ने रेड किया है, तो रिटेलिएशन का चांस भी कम है। अच्छा प्लान है। अब तक चुप बैठे जयवर्धन ने कहा, एक बात और,
उस लड़की मतलब रिम्पा को सिर्फ दादा, जयवर्धन और बिरला वाला लड़का पहचानता है। जयवर्धन को वहां के माहौल से दिक्कत है तो वो जा ही नहीं सकता। बिरला वाले लड़के ने कल जाके उससे बातचीत की है, उसका नाम भी पूछा है, तो उस पर भी शक जा सकता है। इसीलिए जब रेड होगी तो बाकी लोग अपने अपने ग्रुप के साथ रहेंगे, पर दादा आप अकेले रहेंगे और अकेले ही उस लड़की को जैसे भी हो बस तक लाएंगे, ठीक है? नवेंदु जी ने दादा से सवाल किया। हाँ ठीक है, दादा ने कहा। अब रिस्क है, बहुत रिस्क है, मैंने कहा। तभी तो तुमको नहीं ले जा रहे हैं, तुम बैठ के अख्तरी बाई, फैजा बाई का ठुमरी सुनो, दादा ने ताना मारते हुए कहा। और दादा अकेले नहीं जाएगा, हम भी रहेंगे वहीं, जयवर्धन ने कहा। तो हम बैठ के हॉस्टल में क्या कटहल छिलेंगे, हम भी मरेंगे साथ में, मैंने कहा। शिवदासपुर, बनारस का सबसे बड़ा देह बाजार। शिवदासपुर में उस दिन कुछ अलग नहीं था, खासकर वहां के रहवासियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। कांवरियों का झुंड बोलबम के नारे के साथ निकल रहा था और शिवदासपुर का माहौल शाम के साथ निखर रहा था। हर कोठरी के बाहर 4-5 के झुंड में लड़कियां हर आने जाने वाले को हसरत से देख रही थी। आज बाजार में चहल पहल ज्यादा थी। रिक्शे वाले, ट्रक ड्राइवर और मजदूर किस्म के लोग दिन भर की कमाई के बाद इस बाजार में अक्सर शाम को दिख जाते हैं। मगर आज लड़कों की भीड़ ज्यादा थी। यह बात हमेशा चौकन्ने रहने वाले मंडी के मालिक और दलालों के दिमाग में आ सकती थी, मगर साथ ही हो रही चुनावी रैली ने उनका ध्यान इधर नहीं आने दिया। किसी ने पूछा भी, कहा गुरु यार कहाँ? अरे नेताजी की रैली में आए थे, बस वहीं से, जयवर्धन के जवाब ने उनकी आशंका का समाधान कर दिया। अलंकार, नवेंदु, नेपाली, विनीत और सीनियर्स व जूनियर्स सभी अपनी अपनी टुकड़ियों में घूम रहे थे, मगर सबसे ज्यादा मुश्किल हम तीनों के साथ थी। वही है, ठीक बीच में, हरे सलवार कुर्ते में, दादा ने कहा। हाँ, लेकिन मुश्किल ये है कि गली की आखिरी कोठरी है, उसके आगे का रास्ता बंद है। हम लोग बस एक ही तरफ भाग सकते हैं, जिधर से आए हैं उधर की ही तरफ, और बस भी यहां से कम 150 मीटर पर है, जयवर्धन ने कहा। मतलब फंस गए तो लाश भी नहीं मिलेगी, दादा ने फुसफुसाया। देखो, हम लोग तब तक उसको नहीं ला सकते हैं जब तक वो खुद हमारे साथ नहीं आए। अब कोई बच्ची तो है नहीं कि उठा लेंगे, जयवर्धन ने फुसफुसाते हुए कहा। ऐसा करो, वो जो गंजा है ना, तुम उससे पैसे की बात करो, तब तक हम इस लड़की से बात करते हैं, और अगर बात कुछ बनता है तो धीरे धीरे बस की तरफ बढ़ते हैं। इसी बीच में रेड का सिग्नल हो जाएगा तो तुम भागना नहीं, आराम से निकलना, वरना उस साले गंजे को शक हो जाएगा। हम जैसे भी हो बात से या जबरदस्ती इसको बस तक ले जाएंगे, दादा ने कहा। जयवर्धन को बताकर दादा और मैं उस लड़की की तरफ बढ़े। तब तक जयवर्धन दलाल के पास पहुंच चुका था। उसने जाते ही दलाल से बेबाकी से कहा, वो हरे सूट वाली चाहिए। कोठरी का 600 और होटल का 1000 रुपया लगेगा, गंजे ने कहा। इतना तो नहीं है, 400 रुपया है, टाइम ज्यादा नहीं लेंगे। जयवर्धन उसे बातों में उलझा रहा था। नहीं, 400 में नहीं होगा, 600 से कम होगा ही नहीं। गंजा दलाल अड़ा हुआ था। इसी बीच दादा और मैं उस लड़की तक पहुंच गए। उस लड़की के हाव भाव भी बाकी लड़कियों की तरह ही थे। दादा ने चलते चलते ही उससे पूछा, तुम्हारा नाम की? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। तब तक हम दोनों कुछ आगे निकल गए थे। आगे बढ़ते ही एक लड़की ने मुझ पर गिरने की एक्टिंग की। मैं डरकर थोड़ी दूर हट गया। सारी लड़कियां हंसने लगी। ऐसी जगहों को लेकर हमारी सारी जानकारी फिल्मी ही थी। आते जाते अपने ही दोस्तों से टकरा जाना भी अजीब था। जिन्हें किसी और लड़की को बचाकर एनजीओ की गाड़ी तक ले जाने का काम मिला था, मैं वाकई असहज हो रहा था। मगर दादा
कतई असहज नहीं था। हम फिर मुड़कर उसी लड़की के पास आए। आपनी बंगाली? दादा ने धीरे से पूछा। लड़की ने न जाने क्या समझा, बस अपने दाएं हाथ की 5 उंगलियां और बाएं हाथ की 1 उंगली खड़ी कर दी। दादा समझ गया कि वो पैसे की बात कर रही है। दादा ने इशारे से उसे जयवर्धन की ओर दिखाया। क्या समझा रही है बे? मैंने दादा से पूछा। दलाल को पैसा देने की बात कर रही है। हम इसको बताए हैं कि जयवर्धन पैसे की बात कर रहा है, दादा ने कान में कहा। ओह, मैंने कहा। दादा ने उसे चलने का इशारा किया और वो धीरे धीरे पीछे पीछे चलने लगी। उधर जयवर्धन उस गंजे दलाल को बातों में उलझाया हुआ था, लेकिन जैसे ही दलाल ने लड़की को आगे बढ़ते हुए देखा, उसने जयवर्धन से पूछा, वो 2 लोग आप ही के साथ हैं क्या? ना, यहां हम गोतिया दियाद लेके थोड़े आए हैं, जयवर्धन ने पीछे देखते हुए झूठ बोला। 1 मिनट यहीं खड़ा रहिएगा। तो दलाल को शक हो गया था। वह दादा और मेरे पीछे दौड़ा। अभी वह गंजा हम तक पहुंचता इससे पहले एनजीओ के वॉलंटियर्स ने रेड का सिग्नल दे दिया। हॉस्टल के लड़कों की टुकड़ी लड़कियों को बचाने में लग गई। दादा ने उस लड़की को बस में खींच लिया। लड़की डर गई थी, रो रही थी। बाकी लड़कियां भी इस स्थिति के लिए तैयार नहीं थी। कुछ तो हाथ छुड़ाकर अंधेरी कोठरियों में गुम हो गई, कुछ ने झट दरवाजों की कुंडियां लगा दी, कुछ को वॉलंटियर्स जबरदस्ती गाड़ी में डालने में सफल हो गए। अगर किसी तीसरे की नज़र से देखा जाए तो यह बचाव कम और हमला ज़्यादा लग रहा था, मगर यह हमला उन लड़कियों को इस दलदल से निकालने के लिए ही था। चारों ओर अफरा तफरी मच गई थी। यह किसी बलवे जैसा माहौल था। मंडी में सब अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। मैं भी जब बस में बैठ गया तब मुझे जयवर्धन का ख्याल आया। मैंने देखा जयवर्धन अफरा तफरी में फंसा बस की ओर आने की कोशिश कर रहा है। जयवर्धन भाग! जयवर्धन को आता देखकर मैं चिल्लाया, लेकिन तब तक बस चल पड़ी और धूल की गर्द में सब कुछ छिप गया। जयवर्धन मेरी आंखों से ओझल हो गया। एक पल के लिए सब रुक गया। लड़कियां डर गई थी, चीख रही थी, रो रही थी, गालियां दे रही थी। बाद में सबको बस से पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां हमारे बयान भी लिए गए। सारी कार्रवाई पूरी होने के बाद हम एनजीओ वालों को धन्यवाद देकर हॉस्टल लौट आए। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लग रही होगी। अभी इस कहानी के और भी एपिसोड्स बाकी हैं। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज।